डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्प टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस ऑफ द एसी सर्किट एनालिसिस। ओके, पहले केस में हमने सेम रूल्स को अप्लाई करके प्योर रेजिस्टेंस को सॉल्व किया, फिर इंडक्टेंस को सॉल्व किया और अब उससे कॉम्प्लेक्स कैपेसिटेंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, रूल सेम हैं। अगर आपने बेसिक को समझ लिया है तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस केस में एसी सर्किट एनालिसिस का बिहेवियर क्या होगा, हम कैसे करंट को फाइंड करेंगे, कैसे हम फेज को ड्रॉ करेंगे और कैसे हम पावर को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये कैपेसिटर आ गया, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया। अब आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी। वो क्या बताई थी मैंने आपको कि कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। कैपेसिटर चार्ज करता है, स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर के अंदर कॉइल्स होती हैं, कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताया था, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, अब देखें चार्ज की फॉर्म में, और चार्ज क्या होता है हमारे पास। पहले वाला तो हमारे पास सेम है फॉर्म। चार्ज क्या होता है देखें, क्यू इज इक्वल टू सी वी। आपने रटा नहीं लगाना इक्वेशंस का, आपने समझ के करना है। ठीक है, रटा लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये चीज़ हमारे पास है। अब देखें, अब हमारे पास चार्ज क्या होता है। चार्ज का मैंने आपको बताया था। देखें कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर कि मैंने आपको क्या बताया था कि करंट क्या होता है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम कर लेते हैं इसको। अब देखें क्या था, मैंने आपको बताया करंट इक्वल टू डी क्या ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ओके, अब चार्ज की जब वैल्यू पुट करें तो सी वी आ गया। ठीक, आई इक्वल टू डी सी आ गया, और वी की जगह में क्या पुट करना है, वी एम साइन ओमेगा टी आ गया। आई हमने फाइंड किया, सी वी एम आ गया, डी टी आ गया, और यहाँ पे क्या आता है, साइन ओमेगा टी आ गया। आई इक्वल टू सी वी एम, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी आ गया, कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ तक आपका मसला हल हो गया आई का। ठीक है, अब हम आई को, ये जो है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है सी वी एम। ये रिलेशन आपने, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये वाला रिलेशन। ठीक, यहाँ पर आ गया। अब ये प्लस हो गया। अब देखें, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि फेज़ की, फेज़ अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज को। ठीक है, करंट लीड करेगा। अब ये पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, ये क्या हो गया वोल्टेज, ये क्या होगा करंट, और ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। क्लियर, ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए हमारे पास। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आता है, पावर हमने फाइंड करनी है। पावर फाइंड करनी है हमने, तो सेम स्टेप है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने खुद अपनी स्टडी के दौरान देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन रिलेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे खुद सही तरीके से समझ नहीं आती थी उस वक्त। ओके, लेकिन अब मुझे इन कॉन्सेप्ट्स का डेप्थ में जाके समझ आई है कि ये किस तरह से वर्किंग हो रही है, वो कितने इजी हैं। ये कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, आप लर्निंग एटीट्यूड रखें, तो आप इसको समझ सकते हैं इजीली। अब देखें, पावर सेम स्टेप, पुट करें इसमें मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर एक चीज़ है,
वो ये है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका ओमेगा साथ आता है, और ओमेगा और सी क्या होता है, ये 1/ओमेगा सी। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखें, अब अगर मैं इसी स्टेप को यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो वो इस तरह कर सकता हूँ मैं। देखें, आपके पास अगर ये चीज़ है 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ना आप, क्योंकि ये दोनों सेम है। उसी तरह मैंने यहाँ पे ओमेगा आया, ओमेगा और सी हो गया, इस ओमेगा और सी को मैंने 1/ओमेगा सी कर दिया, क्योंकि जो एक्स सी होता है वो 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आई एम हमारे साथ है VM/XM। XM हमारे पास क्या होता है, XM का कॉन्सेप्ट ये है कि XM हमारे पास होती है इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस होती है सर्किट की जो करंट को अपोज करती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझना है। वो कॉन्सेप्ट ये है, कि यहाँ के बाद ये और उसके बाद वो ये है कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटेंस डीसी केस में कैपेसिटेंस शॉर्ट होती है। अब ये देखें, XC इज़ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि जब आपके पास डीसी के केस में जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो आपके पास रिएक्टेंस कितनी होगी, मींस के इन ओहम्स रेजिस्टेंस कितनी होगी, XC = इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो आपने ये रटा ज़रूर लगाया होगा कि डीसी के केस में कैपेसिटेंस को हम ऐसे ओपन सर्किट एक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आज ज़रूर समझ आया होगा कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग है ही इसका नाम कि कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है, ये है इंजीनियर्स का काम। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये आगे देखें आप, आए हमारे पास क्या होता है, VM/XC और sin ωt + π/2 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब आगे यहाँ से हम इसको करेंगे P = VM Im sin ωt + π/2 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब देखें, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अगर सॉल्व करें तो VM Im sin ωt, सेम फार्मूला वही बदलेगा आप यहाँ पे। यहाँ पे क्या देगा आपके पास, cos 2ωt, वही सेम वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आता है P = अब ये इसको cos ωt आता है और sin ωt और cos ωt की जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, cos 2ωt। ये हो गया। अब cos 2ωt ये यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, अब तो कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। अब इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने जस्ट पावर को प्लॉट कर देना, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर हाई होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो इसका क्या होगा, इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ़ साइकिल्स ज़्यादा होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स इसके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये थी कैपेसिटेंस के केस में कि हम कैपेसिटेंस के केस में कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है और इसकी पावर कैसे फाइंड करती है, उसमें लैगिंग और लीडिंग का फ़र्क है। तो इसमें मैंने क्या बताया कि करंट वोल्टेज को लीड करता है। चलिए अब हम समराइज़ कर लेते हैं तीनों केसेस को कि हमने पहले केस में क्या स्टडी किया, दूसरे केस में क्या स्टडी किया और तीसरे केस में क्या स्टडी किया। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्योंकि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। रेजिस्टिव के केस में करंट और वोल्टेज इन फेज थे, इंडक्टिव के केस में करंट लैग कर रहा था वोल्टेज को, और कैपेसिटिव के केस में वोल्टेज जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, 3 स्टेप्स, आसान से स्टेप्स। ठीक है, ये आपने इन तीनों में डिफरेंस करना है, इन तीनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनकी डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। ओके, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल करें ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। और अगर हमारी टीचिंग का जो मेथड है ये अगर आपको पसंद ना आया हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगती है,
तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।